साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल की पहाड़ियों में एक ऐसी वॉर होती है जिसकी वजह से इंडियन आर्मी की पावर पूरे वर्ल्ड को समझ आ जाती है। इस वॉर की वजह से इंडियन आर्मी को भारी लॉसेस और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती के साथ उनकी आर्मी को जो भगा भगा कर मारा, मानो जिसे सभी लॉसेस की वसूली की गई हो। ऐसी घुसबम्स लाने वाले वार को हम द कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। Now that the Indian troops have begun direct firing on Tiger Hills, as perhaps you can see right behind you, counter-attacks have started from the Pakistani side. आखिर पाकिस्तान ने ऐसा क्या कारनामा किया था जिसने इतने बड़े वॉर को रूप ले लिया, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी ने क्या क्या स्ट्रेटेजिक प्लान बनाए और किन किन ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया, और कैसे इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर इंडियन आर्मी का साथ दिया और सभी साइड से पाकिस्तानी आर्मी की कमर तोड़कर उसे पीछे हटने पर मजबूर किया। और इतनी बड़ी जंग के बाद इंडिया को क्या क्या नुकसान झेलना पड़ा, इस वीडियो के अंदर इन सभी बातों को जान पाओगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा, स्टोरी एम्पायर में आपका स्वागत है। मई 1998 के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों देश परमाणु संपन्न देश बन गए थे। अगर ऐसी स्थिति में दोनों देशों में वॉर हो जाती और वॉर के दौरान परमाणु हथियारों का यूज होता तो किसी न किसी देश को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए दोनों देशों ने मिलकर लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर करने का डिसाइड किया। 21 फरवरी 1999 को भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए। इसमें दोनों देशों ने मिलकर शांति बनाए रखने, कश्मीर मुद्दों को बातचीत से हल करने और परमाणु हथियारों को सुरक्षित इस्तेमाल करने के लिए सहमति जताई। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। इंडिया को लगने लगा पाकिस्तान तो हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी वाले पीठ पीछे धोखा देने वाली अफजल खानी प्रवृत्ति कहाँ भूले थे, क्योंकि कुत्ते की दुम कितनी भी सीधी करने की कोशिश करो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। क्योंकि पाकिस्तान का एक कुत्ता परवेज मुशर्रफ, जो उस टाइम पाकिस्तानी सेना का प्रमुख था, और उसके कुछ गधे लोग 21 फरवरी 1999 को एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी को 21 तोपों की सलामी दे रहे थे और दूसरी तरफ इंडियन टेरिटरी में घुसपैठ करने की तैयारी में लगे हुए थे, जिसकी खबर उन्होंने अपने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को तक पता चलनी नहीं दी। देखो, ऐसे थे पाकिस्तानी आर्मी के लीडर जो अपने ही प्रधानमंत्री को धोखा दे रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इंडियन आर्मी के होते हुए और उन्हें बिना पता चले इंडियन टेरिटरी में घुस जाए। फिर भी ये घुसे तो घुसे कैसे, पहले इसे समझ लेते हैं। दरअसल बात ऐसे है कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे कारगिल की जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ है, वहाँ पर ठंड के मौसम में टेम्परेचर एकदम डाउन चला जाता है और साथ ही ऑक्सीजन लेवल भी कम रहता है। इसीलिए आज़ादी के बाद दोनों देशों के आर्मी ने ये समझौता कर लिया था कि विंटर का मौसम चालू होते ही अपनी पोस्ट से थोड़ा नीचे आ जाएंगे, और जैसे ही ठंड का मौसम खत्म हो जाएगा फिर से अपनी अपनी पोस्ट ले लेंगे। ऐसा 1998 से पहले होता भी था, लेकिन इस बार ऐसा हुआ ही नहीं। जैसे ही विंटर सीजन शुरू हुआ, इंडियन आर्मी अपनी पोस्ट से थोड़ा नीचे आ गई, पर पाकिस्तान वाले वही के वही बैठे रहे, और इसी बात का उन कुत्तों ने फ़ायदा उठाया और इंडियन टेरिटरी में घुसकर हमारे जवानों ने खाली की हुई पोस्ट पर कब्जा कर लिया। इन लोगों का असली मकसद था नेशनल हाईवे 1 को ब्लॉक करके उस पर अपना कंट्रोल जमाना, ताकि सियाचिन के एरिया पर वो अपना कब्जा जमा सके, जो लद्दाख का एक हिस्सा है, और नेशनल हाईवे 1 कश्मीर को लद्दाख से जोड़ता है, जिससे अगर सियाचिन के एरिया में युद्ध की स्थिति हो जाती तो इंडियन आर्मी को अपनी फोर्सेस जल्द से जल्द भेजने में आसानी होती।
इसलिए उन लोगों ने सबसे पहले NH-1 हाईवे पर अपना कंट्रोल जमाया। जब तक इंडियन आर्मी को ये सब समझ आ जाता तब तक पाकिस्तानी आर्मी कारगिल की पहाड़ियों पे बैठकर चिल मार रही थी। जब पाकिस्तानी घुसपैठ की जांच और कंफर्मेशन हो गई तब इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी ने इस बात को ऑफिशियली अनाउंस किया और फुल स्केल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए। ऑपरेशन विजय के साथ इंडियन फोर्सेस ने स्ट्रैटेजिक लोकेशन को रिक्लेम करना शुरू किया। आखिर क्या था ऑपरेशन विजय? वॉर के टाइम पे ऑपरेशन विजय एक खतरनाक मिलिट्री कैंपेन था जो इंडियन आर्मी ने मई 1999 में स्टार्ट किया था। इसका सीन कुछ ऐसा था कि पाकिस्तान की फौज को कारगिल की उन हाई पॉइंट से हटाना जहां उन्होंने कैंप करके सिटिंग लगाई थी और हाई अल्टीट्यूड एरियाज पर फुल कंट्रोल लेके चिल मार रहे थे। उनका सीन कुछ ऐसा था कि स्ट्रैटेजिक एडवांटेज उनके हाथ में आया था, पर हमारी इंडियन आर्मी थोड़ी ना किसी से कम थी। फिर वो भी निकल पड़ते हैं बिन बुलाए मेहमान की वाट लगाने। ऑपरेशन विजय का फर्स्ट स्टेप था कि पाकिस्तानी फौज का एग्जैक्ट लोकेशन और उनकी स्ट्रेंथ का पता लगाना। इंडियन आर्मी ने इसके लिए रिकॉग्निजेंस मिशन, एरियल सर्वे और सैटेलाइट इमेजेस का जुगाड़ किया। जैसे ही पोजीशन कंफर्म हुई, हमारे जवानों ने केयरफुली प्लान अटैक्स स्टार्ट कर दिए। लड़ाई टफ थी बॉस, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी वाले ऊंचाइयों पे पोजीशन लेके बैठे थे और इंडियन आर्मी को नीचे से चढ़ाई करनी थी। हर पोस्ट को वापस करने के लिए इंडियन आर्मी ने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की और ग्राउंड अटैक्स को पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ एग्जीक्यूट किया। कैप्टन विक्रम बत्रा, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, कारगिल वॉर के सबसे बड़े हीरोज में से एक। उन पर रिसेंटली 2021 में एक मूवी बनी थी जिसका नाम था शेरशाह। शेरशाह ये नाम उनको कारगिल वॉर में एक मिशन के टाइम पे दिया गया था। Lieutenant Vikram Batra, sir. Your code name is Sher-Shah. Sir. कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ने की कसम खाई थी। जब कारगिल वॉर शुरू हुई तो उनका मिशन था पॉइंट 5140 को कैप्चर करना, जो एक धांसू जगह थी। कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी टीम को एकदम फुल जोश में मोटिवेट किया और एक डेयरिंग फियरलेस अटैक स्ट्रेटेजी से पूरा गेम बदल दिया। तो हो तैयार? करोगे वार? एक अपना, जीत अपनी। तो बोलो, दुर्गे माता की, दुर्गे माता की, दुर्गे माता की। उनकी लीडरशिप गेम चेंजर थी। उन्होंने अपनी तरकीब से टीम को हाई ग्राउंड एडवांटेज दिया। रात के टाइम असॉल्ट्स प्लान किए, सरप्राइज अटैक मार के दुश्मन की बैंड बजा दी। उन्होंने फ्रंटल अटैक्स और फ्लैंकिंग का एकदम परफेक्ट कॉम्बो बनाया, जिससे दुश्मन का मोरल फुटपाथ पे आ गया और वो अपनी पोजीशन छोड़ने में मजबूर हो गए। कम रिसोर्सेस के बावजूद भी कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपनी प्लानिंग से एफिशिएंट फाइट करके दिखाई। मिशन कंप्लीट होने के बाद उनका डायलॉग था, ये दिल मांगे मोर। सर, ये दिल मांगे मोर। ऑपरेशन कोहिमा। चलो अब ऑपरेशन कोहिमा का सीन देखते हैं। इस मिशन में इंडियन आर्मी को पॉइंट 4875 और टोलेलिंग पीक को अपने कब्जे में करना था। अब ये जगह इतनी इम्पोर्टेंट इसलिए थी क्योंकि वहाँ से दुश्मन द्रास सेक्टर पर अपनी नज़र रखे हुए थे। पाकिस्तानी फोर्सेस ने वहाँ अपना फुल जुगाड़ कर लिया था और ये इंडियन आर्मी के लिए एक खतरनाक स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया था। फिर इंडियन आर्मी को ऑर्डर मिलती है कि इस जगह को वापस लेना है और ये मिशन ऑपरेशन विजय के अंडर एक खतरनाक ऑपरेशन बन गया। ऑपरेशन कोहिमा को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए इंडियन आर्मी ने एकदम बढ़िया स्ट्रेटजी बनाई। 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल को आगे बढ़ा दिया गया और इस मिशन के एक की लीडर थे अपने कैप्टन विक्रम बत्रा। ये मिशन कोई आसान गेम नहीं था, फिजिकली और मेंटली दोनों लेवल पे टफ था। पॉइंट 4875 का एरिया एकदम डिफिकल्ट था। सोल्जर को एकदम डिफिकल्ट क्लाइंब करके रात के टाइम पे एक्सट्रीम कोल्ड में पाकिस्तानी आर्मी के साथ लड़ना पड़ा। फिर भी अपने इंडियन सोल्जर्स ने दिखाया कि ब्रेवरी और डिटर्मिनेशन क्या होती है। कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने ये दिल मांगे मोर वाले जोश के साथ अपने सोल्जर्स को लीड किया और उन्होंने दुश्मन के स्ट्रॉन्ग होल्ड पे एकदम तगड़ी मार मारी। क्लोज कॉम्बैट में दुश्मन को जबरदस्त फटका दिया
उनकी लीडरशिप और प्लानिंग के चलते इंडियन आर्मी पॉइंट 4875 को कैप्चर करने में सक्सेसफुल रही। इस विक्ट्री ने वॉर का पूरा सीन ही बदल दिया। लेकिन इस मिशन में जब कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने कॉमरेड को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, तब स्नाइपर शॉट लगने से वो शहीद हो गए। और कैप्टन विक्रम बत्रा ने दिखाया कि उनका प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों एकदम टॉप क्लास था। उनके ब्रेवरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और आज पॉइंट 4875 बत्रा टॉप के नाम से मशहूर है। तोलोलिंग पीक को कैप्चर करने के लिए नेक्स्ट लेवल मिशन भी ऑपरेशन विजय के अंडर ही प्लान किया गया था। अब सीन ये था कि पाकिस्तानी सोल्जर्स को तोलोलिंग पीक के ऊपर हाई ग्राउंड एडवांटेज था और हमारे जवानों को एकदम नीचे से घनी और ऊंची चढ़ाई करनी थी। इसलिए इंडियन सोल्जर्स ने रात को छुपके से नाइट ऑपरेशन और डायरेक्ट हमला करके उन्हें सरप्राइज करने का प्लान बनाया। पर यह एक स्लो और पेनफुल फाइट थी क्योंकि दुश्मन फुल टाइट पोजीशन में बैठा हुआ था और उनके पास गोली और बारूद का फुल स्टॉक था। इस ऑपरेशन को लीड करने का काम 18 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट को दिया गया था। कैप्टन विजय थापर और मेजर राजेश अधिकारी ने अपनी टीम को लीड किया। मेजर अधिकारी ने तोलोलिंग के लोअर स्लोप को सिक्योर किया, लेकिन इस दौरान वे शहीद हो गए। उसके बाद कैप्टन विजय थापर ने अपने सोल्जर्स को ऊपर स्लोप पर लीड किया और तगड़ी फाइट के बाद तोलोलिंग पीक को कब्जे में ले लिया। ये ऑपरेशन एकदम टफ और फिजिकली डैमेजिंग था, पर अपने इंडियन सोल्जर्स ने अपनी डेडिकेशन और ब्रेवरी से दिखाया कि कौन असली बाप है। 13 जून 1999 को ऑफिशियली तोलोलिंग पीक को अपने आर्मी ने कैप्चर कर लिया। इस जीत ने कारगिल वॉर में फुल टर्निंग पॉइंट ला दिया। दुश्मन की बैंड बज गई और इंडियन आर्मी का कंट्रोल और बढ़ गया। कैप्टन विजय थापर और मेजर राजेश अधिकारी की ब्रेवरी कभी भूली नहीं जा सकती। उनकी सेक्रीफाइस के लिए उन्हें वीर चक्र और महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन सफेद सागर यानी फुल धमाका। कारगिल वॉर के टाइम इंडियन एयरफोर्स ने 26 मई 1999 को यह ऑपरेशन स्टार्ट किया था और इसका मेन फंडा था पाकिस्तानी पोजीशन की हवा से बैंड बजाना और उनकी पूरी स्ट्रेटजी को चीर देना। पाकिस्तानी फौज ने कारगिल के हाई अल्टीट्यूड पीक्स पर अपना फुल जुगाड़ करके रखा था और इंडियन एयरफोर्स का काम था उनको हवा से टक्कर देना ताकि नीचे ग्राउंड पे इंडियन आर्मी को फाइट करने में सपोर्ट मिल सके। इस ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स ने फाइटर जेट्स जैसे MiG-21, MiG-27 और मिरेज 2000 से धड़ाकेबाज स्ट्राइक किए। ये फाइटर जेट्स पाकिस्तानी ट्रूप्स को ढूंढ के टारगेट करके मार रहे थे। इंडियन एयरफोर्स ने उनकी सप्लाई लाइन को तोड़ दिया, कम्युनिकेशन की पूरी धज्जियां उड़ा दी, जिससे उनके कैंप में फुल परेशानी मच गई और पाकिस्तानी ट्रूप्स की पूरी हवा टाइट हो गई। ऊपर से झटका मारने के बाद पाकिस्तानी जवानों का पूरा गेम बिगड़ गया, उनकी स्ट्रेटजी का कचरा हो गया। इस ऑपरेशन के वजह से अपने ग्राउंड ट्रूप्स को जो जरूरी हेल्प चाहिए थी वो मिल गई और कारगिल वॉर में जीत के रास्ते सीधे हो गए। ऑपरेशन स्कॉर्पियन। ऑपरेशन स्कॉर्पियन 1 जुलाई 1999 को स्टार्ट हुआ। इसका मेन टारगेट था टाइगर हिल, जो एक ऐसी स्ट्रेटेजिक हिल स्पॉट थी जिसे कैप्चर करना इंडियन आर्मी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने पहाड़ी पर अपनी पोजीशन बना ली थी, जिससे उन्हें फुल टेक्टिकल एडवांटेज मिल रहा था। ऊपर से वो द्रास टाउन और नेशनल हाईवे 1D पर अपनी नज़र रखे हुए थे, जो लद्दाख को भारत से कनेक्ट करता है। तो इंडियन आर्मी ने इस हिल को वापस लेने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया। टाइगर हिल को कैप्चर करने के लिए इंडियन आर्मी ने एक मल्टी प्रॉन अटैक प्लान किया था। यह स्ट्रेटेजी काफ़ी मस्त तरीके से सोची गई थी। सबसे पहले दुश्मन की सप्लाई लाइन और उनका कम्युनिकेशन तोड़ दिया, फिर एक साइड से डायरेक्ट फ्रंटल अटैक किया और दूसरी साइड से फ्लैंक मार के धुलाई की। दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए एक टीम ने सीधे टाइगर हिल पे चढ़ाई की और दूसरी टीम ने पीछे से आकर पूरा बैंड बजा दिया। पाकिस्तानी फोर्सेस का पूरा मोटिवेशन डाउन हो गया और उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड भी टूटने लगा। इस धमाकेदार मिशन को लीड करने के लिए 18 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट को चुना गया था। कैप्टन बलवान सिंह ने अपने सोल्जर को लेकर एक्सट्रीम वेदर और रॉकी इलाके को पार करके दुश्मन को भगा भगा कर मारा था।
उन्होंने फ्लैंक मार के दुश्मन का फुल गेम बिगाड़ दिया और दुश्मन का पूरा डिफेंस ब्रेकडाउन हो गया। इस मिशन में इंडियन आर्मियों को काफी टफ रेजिस्टेंस मिला, पर उनकी प्लानिंग और डिटर्मिनेशन के चलते टाइगर हिल को कैप्चर कर लिया। 4 जुलाई 1999 को टाइगर हिल ऑफिशियली आर्मी के कब्जे में आ गया। इस सक्सेस ने कारगिल वॉर का बैलेंस इंडिया के साइड लाया और पाकिस्तानी फोर्सेस को भागने पे मजबूर कर दिया। कैप्टन बलवान सिंह को इस ब्रेवरी के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन तलवार कारगिल वॉर के टाइम पे इंडियन नेवी का एक धमाकेदार मिशन था। यह ग्राउंड पे तो इंडियन आर्मी अपना काम कर रही थी, पर इंडियन नेवी ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। पाकिस्तान को समुंदर से पिचकाने का फुल प्लान बनाया था। दुश्मन को समुंदर के रास्ते से कोई मदद ना मिले, इसलिए इंडियन नेवी ने अपनी शिप और सबमरीन्स को अरेबियन सी में तैनात कर दिया। अपन के नेवी ने फुल पावर के साथ अपनी वेस्टर्न फ्लीट को डिप्लॉय किया, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप और सबमरीन्स थे। मेन काम यह था कि पाकिस्तान के कराची पोर्ट को ब्लॉक कर देना, ताकि पाकिस्तानी नेवी अपने घोड़े ना दौड़ा सके। इंडियन नेवी ने कराची पोर्ट और उसके आसपास के एरिया को घिरा और उनके शिपिंग रूट्स को बंद कर दिया। पाकिस्तानी नेवी को अपने पोर्ट से निकलने का भी चांस नहीं मिला। इस ऑपरेशन की वजह से पाकिस्तानी नेवी को खुद की जान बचाना मुश्किल हो गया था। उन्हें समुद्र में तो कोई सपोर्ट मिलने का चांस ही नहीं था, इसलिए पाकिस्तान को अपनी सप्लाईज भी रोकनी पड़ी। अपन के नेवी ने उनका गेम ही चेंज कर दिया और उनका सप्लाई चेन काफ़ी हद तक कट ऑफ कर दिया। ऑपरेशन सागर ने सिर्फ पाकिस्तानी नेवी की बैंड ही नहीं बजाई, बल्कि अपने किनार पट्टी को भी सिक्योर किया। इस वजह से इंडियन आर्मी को टेंशन फ्री लड़ने में भी मदद मिली, क्योंकि अब समुंदर के रास्ते से कोई खतरा नहीं था। नेवी ने फुल टाइट ब्लॉकेज बना के रखा था, जिससे पाकिस्तान की हर तरफ से कमर टूट गई थी। इस ऑपरेशन की सक्सेस ने कारगिल वॉर में हमें काफ़ी बड़ा एडवांटेज दिया। भले ये ऑपरेशन ज़मीन पे नहीं था, पर समुंदर में नेवी ने दिखाया कि इस वॉर में उनका भी बड़ा रोल है। इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी नेवी को छुपने पे मजबूर कर दिया और दुश्मन को समुंदर से कोई भी हेल्प मिलना इम्पॉसिबल कर दिया। इंडियन सोल्जर्स ने मुश्किल और हाई अल्टीट्यूड कंडीशन के बावजूद भी पाकिस्तान को उन ट्रूप से नीचे ढकेल दिया। जुलाई 1999 तक हमारे आर्मी ने कारगिल के सभी स्ट्रेटेजिक जगहों को वापस ले लिया। ये ऑपरेशन आर्मी की ब्रेवरी, डिटर्मिनेशन और प्लानिंग का एकदम टॉप एग्जाम्पल बन गया, जिसमें भारत ने अपनी मिट्टी को वापस हासिल किया और पाकिस्तान की फौज को भागने पे मजबूर कर दिया। कारगिल वॉर के दौरान इंडिया को कई तरह के नुकसान का सामना करना पड़ा, जो मिलिट्री, ह्यूमन और इकोनॉमिक डायमेंशन में थे। सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान था ह्यूमन लॉस। कारगिल वॉर में भारत के 527 सोल्जर शहीद हुए और लगभग 1300 से ज़्यादा घायल हुए। ये जवान उन डेंजरस हाई अल्टीट्यूड एरिया में लड़ रहे थे, जहां एक्सट्रीम वेदर कंडीशन और दुश्मन के हेवीली फोर्टिफाइड पोजीशन ने लड़ाई को और भी मुश्किल बना दिया था। ब्रेव सोल्जर्स जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज राजेश अधिकारी, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे और कई और जवानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, जिससे देश को बहुत बड़ी पर्सनल लॉस हुई। दूसरा बड़ा नुकसान था मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज का। कारगिल वॉर हाई अल्टीट्यूड एरियाज में लड़ी गई थी, जहां पे लॉजिस्टिक और सप्लाईज का मैनेज करना काफ़ी चैलेंजिंग था। इंडियन आर्मी को एडवांटेज वेपनरी, एम्यूनिशन और आर्टिलरी का मैसिव यूज करना पड़ा। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर के तहत काफ़ी एयर स्ट्राइक किए, जिसमें बहुत ही बॉम्ब्स और मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। ये सब मिलिट्री रिसोर्सेज को रिप्लेनिश करना और फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए तैयार करना काफ़ी महंगा पड़ा। वॉर के दौरान कई हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट को भी नुकसान हुआ, जिससे मिलिट्री इक्विपमेंट के लॉस को भी बियर करना पड़ा। तीसरा बड़ा नुकसान था इकोनॉमिक कॉस्ट। कारगिल वॉर के चलते भारत को अपने डिफेंस बजट का मेजर पोर्शन इस वॉर में खर्च करना पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉर के चलते देश को 2000 करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन उठाना पड़ा। वॉर के टाइम पे आर्मी और एयरफोर्स के एडिशनल डिप्लॉयमेंट और पोस्ट वॉर के रिहेबिलिटेशन के कारण भी काफ़ी खर्चा हुआ।
इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक के साथ फ्यूचर में सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए भी गवर्नमेंट को काफ़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़े ताकि वैसे इंसिडेंट्स फिर से ना हो सके। समझने वाली बात यह है कि कारगिल वॉर में भारत को टेरिटरियल इंटीग्रिटी बचाने का फ़ायदा तो मिला, लेकिन ह्यूमन लाइफ, मिलिट्री रिसोर्सेज और इकोनॉमी पर इसका बहुत बड़ा असर हुआ, जिसका सामना भारत को पोस्ट वॉर तक करना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी कारगिल वॉर की कहानी। एक कहानी जो सिर्फ एक वॉर नहीं थी बल्कि एक मिसाल थी देशभक्ति, ब्रेवरी और कुर्बानी की। हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए लड़ाई लड़ी और हमेशा के लिए अमर हो गए। तो आज हमारी जिम्मेदारी है कि इस कुर्बानी को याद रखें और अपने देश के लिए वैसे ही एकता और सम्मान बनाए रखें। कारगिल विजय दिवस सिर्फ एक दिवस नहीं बल्कि एक याद है उन वीर जवानों की जिनसे हम हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे। अगर आपको ऐसी ही वॉर वाली वीडियो में दिलचस्पी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपके लिए किसी और टॉपिक पर ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब का देख लेना। मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।